बैठे हुए हैं। So, my name is Gurdeep Singh, and I've been working with the University of Delhi for many years, and I've worked with many colleges, and I taught students of postgraduate and undergraduate students also. Like I taught different subjects, different courses: MBA, BBA, BMS, BCom honors, and I'm going to teach you the subject financial services. So let's start with the subject financial services. तो फाइनेंशियल सर्विसेज इसका आपको सिलेबस सबने देख लिया होगा क्या एग्जैक्टली क्या नहीं है सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सिलेबस का इसका ब्रीफ कर देता हूँ, देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द लाइक अगर हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज, and the second unit is related to merchant banking, and the third unit is related to leasing and hire purchase, and the fourth unit is related to venture capital. ठीक है, हम स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। सीधा ही ऐसा नहीं है कि मर्चेंट बैंकिंग या वेंचर कैपिटल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर, किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर वर्क करता है। देन we will discuss how financial services and other components of the financial sector plays a very important role in economic development of a country. ठीक है। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है, उनका रोल क्या होता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन फाइनेंशियल सेक्टर। वेंचर कैपिटल का क्या रोल होता है, देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वेल वी आर रेजिंग फंड फ्रॉम द मार्केट, सो देयर डिफरेंट स्टेजेस। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहा है तो उसको फंड की अगर रिक्वायरमेंट है तो किस तरीके से वो फंड को रेज कर सकता है मार्केट से, उसको एनालाइज करेंगे। हम पूरे फाइनेंस को, फाइनेंशियल सेक्टर को किस तरीके से वर्क करता है आप देखोगे ये सब्जेक्ट के अंदर हम लर्न करेंगे हर एक पर्सन को कि जिससे हम फंड रेज कर रहे हैं तो कैसे हम फंड रेज कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, so there are different ways through which we can raise fund from the market, बट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि कौन से वेज है, तभी तो मैं मार्केट से फंड रेज कर पाऊंगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच आई कैन रेज फंड, जब तक मुझे पता ही नहीं कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल एसेट्स है मार्केट के अंदर, या कौन कौन से सोर्सेज है थ्रू विच आई कैन रेज फंड, तब तक मैं मार्केट से फंड ही नहीं रेज कर सकता। तो उसको पहले हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट रन करती है, किस तरीके से मार्केट वर्क करती है, किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर वर्क करता है और कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज पहला हमारा यूनिट है, financial services, introduction to financial services. A financial services is one of the component of the financial sector. फाइनेंशियल सेक्टर को अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये आप देखोगे एक आपका सब टॉपिक भी है फाइनेंशियल सेक्टर का। फाइनेंशियल सेक्टर का आपको रोल पता होगा इकोनॉमी के अंदर, तभी तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सेक्टर कोई बताएगा? ये चल नहीं रहा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉरी, फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। अभी हम फाइनेंशियल सर्विसेज को बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर एंड हाउ इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री का, ऑफ एनी कंट्री, in which different
market participants such as government, firm, company, individuals, are interconnected and involved in exchange of financial assets. ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल सिस्टम. अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं ना, हम मार्केट के अंदर अगर देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल सिस्टम, ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली मार्केट के अंदर यूज़ करा जाता है. ठीक है, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो वर्ड जो सिस्टम है, टर्म सिस्टम है, इसको अगर डिफाइन करने के लिए आप यूट्यूब पे डालो तो व्हाट इज सिस्टम, तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को अगर आप डिफाइन करोगे तो उसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज ए इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर. सिस्टम क्या होगा, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स, एक सिस्टम है पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड पार्ट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग सम पर्पस. तो अगर हम इधर की बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की, अब फाइनेंशियल वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर भी फाइनेंस वर्ड होगा तो दैट मीन्स कि वहाँ पर फंड्स की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है. वहाँ पर लोग जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से प्रोडक्टिव यूज में हम यूज करें, कि सो दैट कि हमें कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ तो उनका गोल है ना. अगर आपके पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, आपके पास अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हो पर मंथ, ठीक है, तो उसका पूरा बजट बना के चलोगे ना. ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में 10,000 को आप खत्म कर दोगे. अगर आपको पूरे महीने की आपकी 10,000 की सैलरी है तो पूरे महीने में इस तरीके से 10,000 को खर्च करोगे कि नेक्स्ट सैलरी तक आपके पास आप उससे गुजारा कर सको, उससे मैनेज करके चलोगे आप इस तरीके से. तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे, उसको प्रॉपरली प्लान करोगे कि किस तरीके से उस फंड को यूज़ करना है, कि मेरा ये खर्चा है, इतना खर्चा है, तो इतना खर्चा मैं इस तरीके से इतनी डेट तक इतना खर्चा, इतना 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 खर्चा कर लूँगा, कुछ कुछ पैसा मैं बचा के रखूँगा इन केस अगर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी, इमरजेंसी होगी, तो उसके लिए इतना फंड भी होना चाहिए मेरे पास. और नेक्स्ट सैलरी मेरी 10 तारीख को आनी है, तो तब तक मेरे पास कुछ तो फंड होनी चाहिए, कुछ तो लिक्विडिटी मेरे पास होनी चाहिए. ठीक है, बट अगर हम उसको बड़े लेवल पे देखते हैं, कंट्री स्पेसिफिक लेवल पे देखते हैं, या रीजनल लेवल पे देखते हैं, या फर्म स्पेसिफिक लेवल पे देखते हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी. अब यहाँ पर हमने क्या करा, फाइनेंस को, सिस्टम को, दोनों को मर्ज कर दिया. सिस्टम मैंने क्या बताया था, इट इज ए इंटरकनेक्टेड पार्ट दैट आर वर्किंग टुगेदर फॉर अचीविंग सम पर्पस. और यहाँ पर फाइनेंस वर्ड को भी हमने जोड़ दिया साथ में. तो फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, किसी भी कंट्री का, नॉट ओनली फॉर इंडिया, कोई भी कंट्री का ले लो, किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, इन विच डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट सच एज गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनी, इंडिविजुअल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है सर, अब आप बोलोगे कि फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट, प्लीज सिट, बैठ जाओ बैठ जाओ.
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका होगा कि सर व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट इज अ एसेट दैट gets its value from contractual right or ownership claim। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है, एक एक टर्म को समझते जाना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। यही सब्जेक्ट मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को भी डीयू में पढ़ाता हूँ, रेगुलर कॉलेज के अंदर भी, और यही सब्जेक्ट को हम बीएमएस बीबीए के अंदर भी पढ़ते हैं। बीबीए के अंदर आप फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ रहे हो, बीएमएस के अंदर एक सब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, उधर भी पढ़ा जाता है। तो एक टर्म को समझना, अगर आप यही एम वाई खान या कोई और बुक से पढ़ोगे तो मोटी मोटी बुक्स है, तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, ये बोरिंग रहेगा पढ़ना। तो आप अगर एक एक चीज़ को समझते चलोगे ना, एक एक टर्म को, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा पेपर के टाइम पे इसको पढ़ना, और काफ़ी आपको इजी लगेगा, ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ते हुए। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सर्विसेज कोई भी कंट्री का क्या होगा जिसके अंदर डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट, जैसे कि गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट है विथ हु मतलब लाइक दे आर इंटरकनेक्टेड एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब फाइनेंशियल एसेट क्या होगा? इज अ एसेट दैट गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और ओनरशिप क्लेम। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट क्या होगा? अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की, सो देखो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज थ्रू विच वी कैन रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। ऐसी देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी कैन रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। जैसे कि आप डिबेंचर को भी मार्केट के अंदर इशू करके मार्केट से फंड रेज कर सकते हो, आप इक्विटी को भी मार्केट के अंदर इशू करके फंड रेज कर सकते हो। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस इंस्ट्रूमेंट। दोनों के अंदर पर्सन की लाइबिलिटी अलग होगी, ऑब्लिगेशंस अलग होंगे। ठीक है, एक के अंदर आपको ओनरशिप क्लेम मिल रहा है, एक के अंदर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, लोन की, डेट की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वहां पर ओनरशिप क्लेम नहीं है, वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व है, और दोनों पार्टीज के पास में क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। अब मैंने अगर किसी से लोन लिया है, एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं 15 साल में, 10 साल में उसको इतना रीपेमेंट करूंगा विद इंटरेस्ट। अगर कल को मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर, मुझे उसको पे करना पड़ेगा। पिछले साल मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, इस साल मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं है। मेरे साथ उसका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मुझे पे करना है, हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 15 साल के लिए पे करनी है। तो मुझे हर महीने 15 साल जो भी मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था उसके अकॉर्डिंग मुझे पे करना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट मैक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल मार्केट के अंदर कुछ भी हो, इंटरनल कंपनी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ भी हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। जिसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा है उसको बस वो चाहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे पार्टी, कि मैंने आपको फंड दे दिया, आपका मुझे कोई मतलब नहीं है आगे कंपनी आप प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो, ये लॉस हो रहा है, आपको पे करना पड़ेगा। मार्केट में पैंडमिक है, कुछ है, आपको पे करना पड़ेगा। बट दैट डजेंट मीन कि मैं बिल्कुल ही भूल जाऊंगा। मैं भी देखूंगा कि इस पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हर एक साल मैं इंटरेस्ट लूंगा इसकी, क्योंकि कल को ये अगर पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा। इंसॉल्वेंट होगा तो उसके भी दे आर डिफरेंट वेज।
वो आप पढ़ के भी आए हो, कॉर्पोरेट लॉ में भी आपने आपने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर आईबीसी पढ़ा है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा आईबीसी कोड 2016 के अंदर कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो भी कोर्ट के अंदर सीधा जा सकते हैं, और जाके अगर उनको लग रहा है कि उनके पैसे डूब सकते हैं तो कोर्ट उनको दिलवाएगा पैसे। बट उसका भी एक प्रोसीजर है, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो लिक्विडेट के अंदर भी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप उस सीक्वेंस के अंदर अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड होगा तो मिल जाएगा आपको एसेट्स वगैरह बेच के। अगर वो मान लो पहले उन्होंने फाइनेंशियल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया, गवर्नमेंट ड्यूज को पे करा, सैलरीज को पे करा, कुछ पैसा बचता ही नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, ये इन्वॉल्व मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और इंटरकनेक्टेड रहते हैं और आपस में फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन को पढ़ा है कभी इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना? आप देखते हो कि पैसा घूम घूम के एक सर्कुलर फ्लो में एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता रहता है, आपने पढ़ा है? तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, प्लेज अ रोल, एक्ट एज ए मीडिएटर between different market participants। ठीक है, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर प्ले करता है रोल मीडिएटर का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी डेट है तो वहाँ पर पार्टीज का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, चाहे उसने कल को कंपनी को लॉस हो कुछ हो, उसको तो पे करनी ही है इंस्टॉलमेंट। जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसके अंदर जो भी प्रॉमिस करा है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर बात करते हैं हम ओनरशिप क्लेम की, तो ओनरशिप क्लेम का यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के ऊपर कि कंपनी को पैसा कुछ पे करना ही करना है या डिविडेंड पे करना ही करना है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कंपनी डिविडेंड उसको पे कर देगी, बट वो भी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपनी चाहे तो उसको रिटेन करके रख सकती है। ये सबको पता है आप लोगों को बात? कंपनी चाहे तो वो पैसे को कल को अपने एक्सपेंशन पे, ग्रोथ के ऊपर भी उसको यूज कर सकती है। बट अगर कंपनी उसको डिविडेंड भी एज ए डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे तो उसको रिटेन करके रख लेगी, कल को उसको कैपिटलाइज करके बोनस शेयर्स इशू करके वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसे को यूज कर सकती है, ग्रोथ के ऊपर यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये तो था ओनरशिप क्लेम। ठीक है, अब फाइनेंशियल सेक्टर है ना, अगर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन को पढ़ा होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर प्लेज अ रोल ऑफ मेडिएटर बिटवीन डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब किसी के पास भी सरप्लस फंड है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल सेक्टर में ही जाएगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास सेविंग्स पड़ी है, सेविंग्स क्या आइडल मनी है, अभी किसी यूज़ की नहीं है। ठीक है, मान लो आप 20,000 अर्न करते हो पर मंथ, किसी एमएनसी में वर्क करते हो, कल को अब आपका 6 सेमेस्टर है, कल को मान लो एमएनसी में वर्क करते हो, करने के लिए जाते हो कहीं पर भी, जेनपेक्ट में, एचएसबीसी या अमेरिकन एक्सप्रेस, कहीं पर भी जाते हो, तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 पर मंथ लगी है। ठीक है, अब उसमें से 20,000 25,000 में भी हो सकता है आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस होएंगे, कुछ आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस हो गए, कि हो सकता है एक साइड की कैब हो, एक साइड की आपको खुद ट्रैवल करके जाना हो मेट्रो के थ्रू। ठीक है, तो आपके कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस हो गए, आपके पास कर करा के 15,000 रुपये बच जाते हैं और ये आइडल है। ठीक है, अब ये 15,000 को आप, आपके पास ये एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, अब 15,000 को आप ये साइड पे रख दोगे, आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा 15,000 पड़े हैं कि कल को आपको कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आएगी या तो उसमें ये यूज हो जाएंगे 15,000 पे, या फिर आप अभी उसको खर्चना नहीं चाहते, कुछ ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी के लिए रखा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको खर्चूं कहाँ मैं, तो अपने 15,000 पे अपने पास में ऐसे रखे हुए हैं पॉकेट के अंदर। अब उसको कहीं पर भी नहीं आपने रखा, बैंक में भी नहीं इन्वेस्ट करा, कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं करा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करा, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करा, आपने अपने घर पे रख लिए 15,000 पे। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि 15,000 रुपये की वैल्यू सेम रहेगी 1 साल बाद भी, 2 साल बाद?
नहीं, वैल्यू कम होती रहेगी एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मार्केट में इन्फ्लेशन भी है, जो आज 100 रुपीज़ की वैल्यू है वो 1 साल बाद 100 रुपीज़ की वो सेम वैल्यू रहेगी आपके अकॉर्डिंग? नहीं रहेगी ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मनी ग्रो करे तो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये 15,000 रुपये को मैं अपने घर पे रख देता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरा ही नुकसान है। इस 15,000 को अगर यही मैं बैंक में रख देता तो कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता, चाहे कम मिलता बट मिलता। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। बैंक में मैंने सेविंग अकाउंट में या एफडी में रख दिया तो कुछ परसेंट मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा पीरियोडिकली। ठीक है, अब मैं यही 15,000 को चाहूँ तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसके किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले सकता हूँ, मैं डिबेंचर्स ले सकता हूँ। तो उसमें क्या रहेगा, एक तो हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क अलग अलग रहेगा, बट ये है कि कल को वो पैसा ग्रो कर सकता है। तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, फाइनेंशियल सेक्टर में ही जाऊँगा। अब किसी को, आप लोगों के पास तो 15,000 एक्स्ट्रा बच गए हैं, कई लोग ऐसे भी तो होंगे ना जिनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी मार्केट के अंदर, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर। तो किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर किसी भी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, ये होगी तो काफ़ी स्लो स्पीड पे होगी। अगर फाइनेंशियल सिस्टम बेकार है तो, या फाइनेंशियल सेक्टर बेकार है तो वहाँ का। ठीक है, इसको ठीक है। अब सो देयर आर 4 मेन components of financial sector। जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट, मेन कंपोनेंट्स लिख लो, 4 को हटा दो। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम और सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, कई बुक्स में ये आपको 4 मेन कंपोनेंट्स लिखा होगा, कई बुक्स में 3 दिए होंगे, बट वो जहाँ कई बुक्स में जो 3 भी दिए है ना, तो उसमें भी अब ये देखोगे कि वो बोल चारों की ही बात कर रहा है, बट एक पॉइंट के अंदर उसने दोनों चीज़ों को इंक्लूड करा होगा। जो फाइनेंशियली इंटरमीडियरी वाला पॉइंट होगा उसी में ही उसने फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एक्सप्लेन कर दिया होगा। ठीक है, तो वैसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो दे हैव मेन 4 कंपोनेंट्स दैट इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर की डेफिनेशन बताई थी, या सर्विसेज की फाइनेंशियल सिस्टम की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी थी। इसके अंदर बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर इज अ सेक्टर इन विच ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज गवर्नमेंट, फर्म्स, इंडिविजुअल्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब ये लोगों को जो ये एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए होंगे। जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होगा थ्रू विच ही तो आई कैन रेज फंड। मेरे पास अगर डिबेंचर है, डिबेंचर मेरे क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच आई कैन रेज फंड। कमर्शियल पेपर मेरा क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच आई कैन रेज फंड। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स,
ठीक है, ये सब क्या, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर हम बिफोर 1991 की बात करते हैं इन इंडिया, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो आप देखते हो कि मार्केट इस तरीके से हो गई थी कि सिर्फ हमारे पास लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट से थ्रू विच वी कैन रेज फंड। ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट थे। एक मार्केट, स्टॉक मार्केट भी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग डेट के थ्रू ही फंड रेज करते थे, और वो भी लिमिटेड ही पार्टिसिपेंट्स से मार्केट के अंदर जिनसे हम फंड रेज कर सकते थे, और वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल थे, जैसे कि LIC। तो ज़्यादातर जो मार्केट थी वो अनऑर्गेनाइज थी, और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की एक लिमिटेशन है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है, मिसयूज़ करा जाता है, ठीक है। उनको पता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, और जो 3-4 प्लेयर है गवर्नमेंट के, वो आपको फंड ईजिली देंगे नहीं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपके 5-6 महीने लग जाएंगे, और उनके क्राइटेरिया को आप मैच नहीं करोगे और आपको फंड मिलेगा नहीं। और आप इसी करके उनके पास आए हो, और आपको जल्दी फंड की रिक्वायरमेंट है, तो अगर जल्दी फंड चाहिए तो डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी, जो कल को आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, और आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी मैं जब्त कर लूँगा। इस तरीके से मार्केट चल रही थी। तो ऐसे में क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री के अंदर? नहीं होगी। जब मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी ना हो, प्रॉपरली वर्क ना कर रहे हो, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड हो, जैसे कि सिर्फ डेट है, मार्केट भी अनऑर्गेनाइज्ड है। अब मेरी जो फाइनेंशियल मार्केट है ये भी ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है, तो भी मेरा फाइनेंशियल सेक्टर क्या होगा? बेकार। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी लिमिटेड है, तो फाइनेंशियल सेक्टर बेकार होगा, वीक होगा। तो अगर फाइनेंशियल मान लो कि सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, बट फाइनेंशियल सर्विसेज बेकार है, फाइनेंशियल सर्विसेज ढंग की है ही नहीं, कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज। चलो छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लो कि आप UPI से विद इन सेकेंड्स पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हो। एक टाइम था इंडिया के अंदर कि अगर आपको फंड भी ट्रांसफ़र करने होते थे तो बैंक जाना पड़ता था, वो आज भी होता है, ठीक है। ईजी हो गया, काफ़ी ईजी हो गया, बट इससे भी पहले का एक टाइम हुआ करता था कि अगर मतलब आप देखोगे कि ट्रांसफ़र फंड करने के लिए भी, मतलब एक बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसमें वो लेके जाएगा, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल करके जाने पड़ेंगे फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये भी टाइम था 80s के अंदर, है ना। तो अब आज के टाइम में क्या है, अगर मुंबई बैठा है कोई पर्सन, किधर भी बैठा है, आप दिल्ली बैठे हो, विद इन सेकेंड्स आप फंड ट्रांसफ़र कर दोगे, विद इन सेकेंड। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर NEFT है, IMPS है, UPI है, तो आप विद इन सेकेंड्स फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, ठीक है। बट उस समय तो ये नहीं थी ना, और ये हर एक कंट्री के अंदर आपको क्या लगता है इस तरीके का सिस्टम डेवलप्ड है? ऐसा सिस्टम हर एक कंट्री के अंदर नहीं है। तो जिस कंट्री के अंदर प्रॉपर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, मेरा ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड अच्छे से नहीं करी जाती है, तो उस कंट्री का भी फाइनेंशियल जो सेक्टर होगा, सिस्टम होगा, वीक होगा काफ़ी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। तो ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं, मीडिएटर का रोल करते हैं बिटवीन डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, फाइनेंशियल मार्केट भी है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक प्लेस है जिसके अंदर डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि फाइनेंशियल एसेट्स है थ्रू विच वी कैन रेज फंड। फाइनेंशियल सर्विसेज, यू नो, बैंकिंग हो गया, डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, तो प्रॉपर एक सिस्टम होगा तभी तो मैं फंड को ट्रांसफ़र कर पाऊंगा या फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। अगर मेरे यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करी जा रही, तो भी मेरा फाइनेंशियल सेक्टर ज़ीरो है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आपको भी पता है कि मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए,
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके पास सरप्लस मनी है, सेविंग्स है, आपके यहाँ से सरप्लस मनी को, सेविंग्स को पुल करेंगे और जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है ना उसको दे देंगे। आप लोगों को नहीं पता कि किसको फंड की रिक्वायरमेंट है। आपको, आपके देखो 15,000 आप पूरा महीना एमएनसी में वर्क कर रहे हो 50,000 पर मंथ पे, 15,000 ही सिर्फ बचा पा रहे हो। इतना आपके पास टाइम है कि आप सोचो कि 15,000 को मैं मतलब किस पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी और कौन मुझे अच्छा रिटर्न देगा। अब ये सर्च करने में ही लगे रहोगे किसको मेरी फंड की रिक्वायरमेंट है, किसको मेरे फंड की रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो कुछ भी बैंक वैंक कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ नहीं है, ठीक है, ना इंश्योरेंस कंपनीज है, ना बैंक्स है, ना कुछ है, तो ये तो मीडिएटर है ना मार्केट के अंदर, कि जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है उसको फंड देंगे, जिसके पास सरप्लस है उससे ले लेंगे, उसको रिटर्न देंगे। तो अब ये मीडिएटर है नहीं मार्केट के अंदर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसको फंड की रिक्वायरमेंट है? आपको तो पता ही नहीं लगेगा। तो उससे क्या होगा, कुछ सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसा होगा जहाँ पर सरप्लस फंड पड़ा होगा और वो भी किसी यूज का नहीं होगा, आइडल पड़ा होगा। कुछ सेक्टर ऐसा रह जाएगा कि जहाँ पर लोगों की फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, वो डेफिसिट में पड़ा हुआ है, उनके पास सरप्लस नहीं है, उनको अगर फंड कहीं से मिल जाए तो वो ग्रो कर जाएगा सेक्टर। और जहाँ पर सरप्लस पड़ा हुआ है वहाँ पर किसी यूज़ का नहीं है, तो धीरे धीरे उनको भी कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा, उनकी भी वैल्यू डाउन जाती जा रही है। तो ये चारों कंपोनेंट है ना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। अगर ये चारों में से एक भी कंपोनेंट अच्छे से वर्क नहीं करेगा ना किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ का फाइनेंशियल सेक्टर ज़ीरो हो जाएगा या बहुत बेकार वर्क करेगा, बहुत वीक होगा। वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन या तो होगी नहीं, होगी तो काफ़ी स्लो स्पीड पे होगी। और कैपिटल फॉर्मेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों की जॉब लगेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज़्यादा आएंगे, गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी। तो कैपिटल फॉर्मेशन आप खुद ही देखो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है कि कंट्री के पास खुद इतनी कैपिटल नहीं होती है, कितनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही होती एक कंट्री के अंदर, तो कंपनी को बाहर की कैपिटल की नीड होती है, इंटरनेशनल कैपिटल की। इन दैट केस वो कंपनी क्या कर सकती है, बाहर की कंट्रीज के साथ, बाहर की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करके फंड को रेज करेगी, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या फिर वो हो सकता है कोई और कंट्रीज वगैरह से भी फंड ले, सो दैट कि हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन की थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो। क्योंकि जब तक कैपिटल फॉर्मेशन स्पीडली नहीं होगा कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगी, ये हमेशा अंडर डेवलप्ड रह जाएगी कंट्री, ठीक है। अंडर डेवलप्ड को अगर डेवलपिंग कंट्री के अंदर लेके जाना है, उसको थोड़ा बहुत डेवलप करते रहना है, तो उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन तो होना चाहिए कंट्री के अंदर, तभी तो कल को डेवलप्ड होगी कंट्री। यहाँ तक समझ में आया किसी सबको? बोरिंग तो नहीं लग रहा? देखो, जो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें आपने हो सकता है पढ़ी हो कहीं ना कहीं, बट सब पढ़ना तो है ही है, सिलेबस में तो है, तो पढ़ना तो देखो पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बुक्स वगैरह आपको गाइड कर दूंगा कि कहाँ से कैसे पढ़ना है, ठीक है। कौन सी बुक से पढ़ोगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके, कहाँ से की लैंग्वेज ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इधर उधर से आप टाइम वेस्ट करोगे पढ़ के, ठीक है। तो साथ साथ चलते रहो, एक एक चीज़ को देखते हैं, कोई नहीं, नॉलेज बढ़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपके लिए नहीं होगी। ये अभी तक 100% सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, पक्का?
ये 12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, एक ना इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट R.W. गोल्डस्मिथ। इन्होंने ना इकोनॉमी को 3 तरीके से डिवाइड करा था। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको 3 तरीके से कैटेगराइज करा था। एक सेविंग सरप्लस यूनिट, सेविंग डेफिसिट यूनिट, न्यूट्रल यूनिट्स। ठीक है, तो R.W. गोल्डस्मिथ ने क्या करा था, इकोनॉमी को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड करा था। एक यूनिट है सेविंग सरप्लस यूनिट, एक है सेविंग डेफिसिट यूनिट, एक है न्यूट्रल यूनिट्स। तो जैसा कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन करा है ना, कि क्या होगा कि जैसे आप मान लो 15,000 रुपये अर्न कर रहे हैं, 15,000 50,000 50,000 आप अर्न कर रहे हो, जिसमें से कि 15,000 पर मंथ आप सेव कर रहे हो हर महीने। अब आपके वो पता ही नहीं है कि कौन से मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। मान लो कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट आपको अवेयरनेस नहीं है आपके पास इतनी कि कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो गए जिनसे मैं पूछ लूँगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके, कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा। कि अगर आप स्टार्टअप के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आपसे पूछूं, जबकि फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन आप पढ़ के आए हो सब्जेक्ट, बट तब भी मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप कहाँ से फंड रेज कर सकते हो, आपके पास कौन कौन से सोर्सेज है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगे, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगे, कईयों ने पेपर सिर्फ क्लियर करने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। तो अब कई लोगों को मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन कौन से सोर्सेज से फंड रेज कर सकता हूँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, मेरी आइडल मनी पड़ी रहेगी। ठीक है, अगर मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, इन दैट के मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सोचता ही रहूँगा कहाँ से फंड रेज करूँगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बैंक के पास जाऊँगा तो बैंक से ही फंड मिल सकता है, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक कहेगा कि अभी तो आपकी इनकम जीरो है, आपको नहीं मिलता फंड। ठीक है, और सोर्सेज की मुझे पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर बैठे हुए जो बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं करना, बैंक में पैसा ही नहीं रखना चाहते, सेविंग में, एफडी के अंदर उनको लगता है काफ़ी कम इंटरेस्ट मिलेगा। मैं चाहता हूँ मैं उस बंदे को पैसे दूँ, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ, कि कल को हो सकता है कि जो मेरे 1 लाख है वो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ बन जाए, 100 करोड़ बन जाए। ठीक है, जैसे आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो, तो वहाँ भी स्टार्टअप्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ पर जल्दी पैसा ग्रो करेगा। अगर मान लो बिजनेस आइडिया वर्क करके मार्केट के अंदर, तो सीधा करोड़ों की कंपनी बन सकती है। वैसे कि तो 95% ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल भी हो जाते हैं। जो 5% भी अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हैं वो, है ना। तो इस करके वो फंड इन्वेस्ट करते हैं ताकि अच्छे से ग्रो कर जाए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट के अंदर कि मैं फंड कहाँ से रेज करूँ, या अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। कौन पर्सन होगा जो स्टार्टअप के पास अच्छा आइडिया होगा, स्टार्टअप वगैरह प्लान करा होगा, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि कुछ सेक्टर ऐसा रह जाएगा कि जहाँ पर सरप्लस फंड पड़ा रह जाएगा, कुछ सेक्टर ऐसा होगा जहाँ पर फंड की रिक्वायरमेंट होगी बट उनको फंड मिल नहीं रहा, वो डेफिसिट यूनिट रह जाएंगे। कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो न्यूट्रल यूनिट्स होंगे, जहाँ पर ना लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, ना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फालतू, ना उनको फंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
जितना पैसा आ रहा है उतना ही लग रहा है, उससे ज़्यादा कुछ उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी लिमिटेड नॉलेज है, उनके पास लिमिटेड स्किल्स है। वो अगर उनके पास कुछ ऐसे सोर्सेज भी नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी आए, ना उनको रिक्वायरमेंट है इतनी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई लेबर है। अब लेबर किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क करती है, उसको डेली वेजेस मिलती है 700-800। वो डेली 700-800 को अर्न करता है और उसका उतना ही खर्चा हो सकता है उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसिस भी 700-800 हो। अब उसके बाद उसके अंदर वो उसमें से कुछ वो एक्स्ट्रा सेविंग तो नहीं कर रहा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि 700 रुपये वो वेजेस अर्न कर रहा है, उसमें से 500 रुपये उसको बच रहे हैं। आज की डेट में इतनी महंगाई है, तो 700 रुपये में वो गुजारा कर रहा है, लाइवलीहुड को मैनेज कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है डेली बेसिस पे। तो 700 रुपये वो अर्न कर रहा है, तो 700 ही उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है, वो पूरे खर्च कर देता है। उसके बाद इतने लिमिटेड नॉलेज है, कुछ इतने और लिमिटेड स्किल्स है। जो काम उसको आता है ना, अगर उसको पैकेजिंग का काम आता है ना, तो पैकेजिंग ही करेगा। प्रोडक्ट को बनाने का उसका काम नहीं है, उसको प्रोडक्ट बनाना नहीं आता। अब मान लो कोई आप शॉप पे जाते हो, अपने खाने पीने की शॉप खोल ली, तो वहाँ पर जो एक लेबर होगी ना, जो लोगों को सर्व करेगा, वो अलग होगी, जो शेफ़ होगा वो अलग होगा। अब जो सर्व करे, किसी शेफ़ छुट्टी पे है, तो जो नॉर्मल जो मान लो टेबल पे पोछा मारता है या साफ़ करता है, क्लीन करता है, उसको तो नहीं कह सकते ना जाके चाउमीन बना। आज वो नहीं आया, शेफ़ नहीं आया, तो तू बनाएगा चाउमीन। उसको पता भी नहीं कि प्याज कैसे काटते हैं, तो आप उसको बोल रहे हो जाके चाउमीन बना। तो हर एक पर्सन के पास लिमिटेड स्किल्स होते हैं, लिमिटेड नॉलेज होती है। अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ या फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरे पास फाइनेंस की नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत कुछ सेक्टर्स की नॉलेज होगी, बट थोड़ी बहुत होगी। ऐसा तो नहीं है ना मैं कोई और सेक्टर के अंदर भी, मैं सारे सेक्टर्स के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है। आप मुझे साइंस पढ़वा लो, साइंस के बीटेक वालों को भी मैं भी पढ़ा दूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो हर एक पर्सन के पास लिमिटेड, फाइनेंस की भी नॉलेज एक लिमिट तक है। मेरे पास 100% नॉलेज नहीं है। आप जितने मर्जी नॉलेज के तो कोई वो नहीं है ना, लिमिट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी मैं आप लोगों से लर्न करूंगा, या और भी जो टीचर्स आएंगे वो आप लोगों से लर्न करेंगे, वो आपको बताएंगे नहीं, बट आपसे लर्न करेंगे। वो डेली हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। तो फाइनेंस की भी मेरे पर लिमिटेड ही नॉलेज होगी। तो न्यूट्रल यूनिट्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड स्किल्स है, तो वो जितना अर्न करते हैं उतने ही उनकी खर्चे वर्चे है, उतने ही उनकी नीड है। तो ये न्यूट्रल यूनिट है। बट डेफिसिट यूनिट के अंदर क्या है ना, लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बट एक चीज़ नहीं है, फंड्स नहीं है। ठीक है, तो अगर उनको कहीं से फंड मिल जाए तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। सरप्लस यूनिट वो यूनिट है कि जहाँ पर लोगों के पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी है, एक्स्ट्रा मनी है, उसको वो अभी खर्च नहीं करना चाहते। आइडल मनी पड़ी हुई है, वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो पैसा वो चाहते हैं कि कहीं पर बढ़ता रहे, या तो ये जितना है उतना पड़ा रहे, उससे कम ना हो। तो RW गोल्डस्मिथ ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी और उसने यही रिसर्च करके कहा कि अगर किसी तरीके कोई भी मीडिएटर का रोल प्ले करे इनके ये दो सेक्टर्स के बीच में, ठीक है, या जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो अगर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमी के अंदर काफ़ी स्ट्रोंग हो गए, तो उस कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई नो कि ज़्यादातर चीज़ें अब 6 सेमेस्टर में आया तो पढ़ के ही आया हुए, ज़्यादातर चीज़ें सब इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ये पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इसको, मैं इसको डिटेल में लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे अगर पेपर में इनकेस कल को आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अलग से भी पूछ सकते हैं पेपर में,
और इसको क्या है कि जो, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का जो पार्ट है आपका सब टॉपिक है यूनिट 1 के अंदर, उसके अंदर ये पार्ट है। ये आप कोई भी बुक उठाओगे, MY खान उठाते हो तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता है, तो मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आता आपको डिक्टेट करा दूंगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर भी इसको किसी क्वेश्चन के साथ में अगर उससे लिंक्ड करके लिख के आ सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बताओ आप लोग। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारी है, ठीक है। उसमें से अगर आप 4-5 को एक्सप्लेन करो तो हम उसको जो भी अभी तक एक्सप्लेन करें थोड़ा सा कनेक्ट करके आप पढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी आपकी। अब बैंक है या म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लो, NBFC का ले लो, इंश्योरेंस कंपनी का ले लो, तो अभी तक आपको बताया ना कि इंटरमीडियरीज क्या करते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, कि सरप्लस यूनिट से फंड उठाते हैं और डेफिसिट यूनिट के अंदर फंड इन्वेस्ट करते हैं। अब ये क्या करते हैं ना, इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, ठीक है। बैंक क्या करता है, अब इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज क्या होती है, इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज आर द सिक्योरिटीज that are issued by the non-financial economic unit। ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, इंटे एज ए मीडिएटर का भी रोल प्ले करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये किस तरीके से मार्केट के अंदर फंड को एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इकॉनमी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज होती है, आर द सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय द नॉन फाइनेंशियल इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। अब फाइनेंशियल इकोनॉमिक यूनिट अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, हम डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में कौन सी सिक्योरिटीज़ आ जाती है, जैसे इक्विटी शेयर्स, ठीक है, डिबेंचर्स। अब ये क्या है कि कंपनी डायरेक्टली इशू कर रही है, ठीक है। बट जो अगर हम इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं ना, तो ये कौन इशू कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि अगर आप बात करते हो किसी सेविंग बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने तो पैसा, आपको तो पता है कि वो बैंक में रखा है पैसा मैंने। अब बैंक उस पैसे को कहीं मर्जी इन्वेस्ट कर सकता है, हो सकता है आप ही का जो पैसा है वो बैंक ने किसी को लोन के लिए दे दिया हो 15 साल के लिए, आपको तो नहीं पता ना कि आपका पैसा मार्केट में कहाँ पर है, आपने सिर्फ बैंक में इन्वेस्ट करा और वही पैसे को बैंक हो सकता है किसी को 15 साल के लिए दे दे लोन के लिए, किसी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन के लिए दे देगा 6 महीने के लिए, किसी को 3 महीने के लिए दे देगा, किसी को 4 महीने के लिए दे देगा उसी पैसे को,
जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में रखा है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करता हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनीज भी क्या करेगी, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए मीडिएटर इन द फाइनेंशियल सेक्टर। वो क्या करेगी, आपको पॉलिसीज बेचेगी। आपने तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने पॉलिसी को परचेज कर लिया, आपका पैसा उसने ले लिया, आपके पास एक्स्ट्रा मनी होगी तभी तो आप पॉलिसी लोगे, आपके पास सरप्लस फंड होगा। अगर मैं अपना लाइवलीहुड भी नहीं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ले सकता हूँ, मैं उसका प्रीमियम कैसे दे सकता हूँ। आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप सोचोगे मैं अपने रिस्क को कवर कर लेता हूँ, अपने मेडिकल पॉलिसी करा लेता हूँ, मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा देता हूँ, मैं अपनी कार इंश्योरेंस करा देता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, तभी तो अपने रिस्क को कवर करोगे। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है फिर तो कोई पॉलिसी नहीं लोगे। एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो मतलब आप सरप्लस यूनिट के अंदर आते हो कंट्री के अंदर, तो वहां से आपने पॉलिसी को परचेज करो। पॉलिसी मेरी क्या है, एक इनडायरेक्ट सिक्योरिटी है, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, मेरी इंडायरेक्ट सिक्योरिटी है। यूनिट्स क्या है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स देते हैं, तो यूनिट्स क्या है, मेरी इंडेक्स सिक्योरिटीज है। बैंक एफडी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी एक तरीके से इंडेक्स सिक्योरिटीज हो गया, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको नहीं पता कि आपने पॉलिसी के जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है ना, आपने तो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर ली अपने रिस्क को कवर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके पास सरप्लस फंड था तो आपने सोचा मैं रिस्क को कवर कर लेता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे कर सकता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है, वो मैं इंश्योरेंस कंपनी को दे देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, आप जैसे काफ़ी और लोगों के भी रिस्क को कवर करने के लिए आप लोगों से एक्स्ट्रा मनी को पुल कर लिया मार्केट से। उन्होंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची और आपसे प्रीमियम ले लिया। प्रीमियम एक तरीके से आपके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई थी, वही आपने इन्वेस्ट करी है, वो मैंने ले ली और अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी ना, इसको आगे इन्वेस्ट कर देगी। हो सकता है मैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करूँ, मैं अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, मैं रिलायंस के अंदर उसके शेयर्स ले लूँ, मैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करूँ, जहाँ से भी मुझे लगेगा ना अच्छा रिटर्न आ रहा है। मेरे पास इन हाउस एक्सपर्ट्स की टीम है, वो मुझे सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहाँ पर करो, यहाँ पर करो, वहाँ पर करो। तो मैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके आपके पैसे को ग्रो करूँगा कि ताकि मैं अच्छा अर्न कर सकूँ और कल को आपको भी तो मैंने रिटर्न करना है, क्लेम वगैरह मेरे पास भी आएंगे तो मैं लॉस में ना जाऊँ। तो एक तरीके से ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है उनसे खींच रहा है, पुल कर रहा है, और जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है उनको दे रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनबीएफसीज की बात करते हैं तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। एक तरीके की एनबीएफसी नहीं होती, एसेट फाइनेंस कंपनी होती है, अलग अलग तरीके की आप देखोगे लोन, कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं। ये एनबीएफसीज क्या होते हैं बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, ये बैंक से कैसे डिफरेंट है? हम्म, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते और चेक इश्यूज नहीं करते, ठीक है। और ये डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर ऑपरेट करते हैं। कुछ बिजनेस इनके ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि वो बैंकिंग के जो बिजनेस है उससे मिलते जुलते हैं, कुछ हो गए जो नॉन बैंकिंग बिजनेसेस भी हो गए इनके, ठीक है। और कुछ बिजनेस ऐसे हो गए जहाँ पर ये थोड़ी कुछ बैंकिंग सर्विसेज भी आपको लगेगा कि प्रोवाइड करे, जैसे बैंक में सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है वैसी कर रहे हैं, और कुछ नॉन बैंकिंग, दोनों एक साथ चला रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, मार्केट से, मार्केट के अंदर जहाँ पर भी जिनको भी फंड की रिक्वायरमेंट है उनको इन्वेस्ट करते हैं, एक जगह से पैसा उठाते हैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, सरप्लस सेक्टर से पैसा उठाते हैं और डेफिसिट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। बैंक भी कंट्रीब्यूट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड एक तो रिस्क को कवर करते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लोगों से सरप्लस फंड को पुल करके। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सरप्लस सेक्टर से उठा रहे हैं पैसा और डेफिसिट यूनिट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, बोरिंग तो नहीं लग रहा? थोड़े से मैं लिखवा दूं, डिक्टेट करा दूं।
ब्रेक लेना है 2 मिनट का, ले लो 2 मिनट का ब्रेक ले लो। मेरे 2 मिनट की ब्रेक दे दो, 2 मिनट की बच्चों ने पोज करा है 2 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, जैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? कितनी देर की रिकॉर्डिंग होगी? 55 मिनट की होगी। ठीक है, लिसन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, थोड़े से मैं आपको नोट्स वगैरह डिक्टेट कर रहा हूँ, साथ के साथ लिख लो, कोई डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली फाइनेंशियल सेक्टर की? लिख ली? लिख लो, फाइनेंशियल सेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड, a financial sector can be explained at the global, can be explained at the global, comma regional, comma firm specific level, comma firm specific level, firm specific level। नेक्स्ट लाइन में लिखो, फाइनेंशियल सेक्टर, और यू कैन से इसको फाइनेंशियल सेक्टर ना करके इसको फाइनेंशियल सिस्टम भी बोल सकते हो, ऑफ ए फर्म इज a set of a firm is a set of implemented procedures of a firm is a set of implemented procedures that track the financial activities of a company, that tracks the financial activities of the company। On the regional scale, financial sector is a system that enables lenders and borrowers to exchange funds. The global financial sector, next line में लिखो, the global financial sector is basically regional system that includes all financial institutions, comma borrowers and lenders within the global economy, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन हर बार ही आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर उठाते हो तो घूम घुमा के आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, जिसमें आपको रोल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को कहीं ना कहीं लिखना होता है। ठीक है, बट दैट टोटली अप टू यू कि इसको आप किस तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट करते हो। आप इसके साथ में जो और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, अगर आपके से सेपरेटली पूछे नहीं जा रहे, जैसे कि RW गोल्डस्मिथ का मैंने आपको लिखवाया, आपको एक्सप्लेन करा था, आप उसको भी डाल सकते हो। इसके अंदर पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो, इसको पैरा में भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो, दैट टोटली अप टू यू। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉइंट्स में लिख के आओगे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो पहला पॉइंट लिखो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स।
mobilization of savings. लिखो under this, financial sector act as a link between financial sector act as a link between savers and investors. Savers and investors. It assists in using the idle savings. It assists in using the idle savings of the people. It assists in using the idle savings of the people in effective and efficient way. हाँ जी हाँ जी. Act as a link between savers and investors. It assists in using the idle savings of the people. It assists in using the idle savings of the people in effective and efficient way. The flow of saving is channelized. The flow of saving is channelized by financial sector into productive investment. The flow of savings is channelized. The flow of saving is channelized by financial sector into productive investment. नेक्स्ट पॉइंट लिखो कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, ये आपको मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ. आप इसको पैरा में भी करके लिख के आ सकते हो विद एग्जांपल. पॉइंट्स में भी ऐसे लिख के आ सकते हो. कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनेंशियल सेक्टर. इसमें लिखो फाइनेंशियल सेक्टर offers a mechanism. Financial sector offers a mechanism which facilitates in the capital formation of a country. Which facilitate in the capital formation of the country. Which facilitates in the capital formation of a country. रिपीट कर रहा हूँ. फाइनेंशियल सेक्टर ऑफर्स ए मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट्स इन द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ ए कंट्री. इट ऑल्सो helps to bring together the supply of savings and demand for investable funds in the process of capital formation. यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने. थर्ड पॉइंट लिखो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो हेल्प या ऑल्सो प्लेस important role project. Selection of project. Financial sector also plays important role in choosing the viable projects to be funded. It also assists in reassessing the performance. It also assists in reassessing the performance
It also assists in reassessing the performance. Reassessing. आगे आर ही लिखना, फिर असेसिंग लिखना, रीअसेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द selected projects at regular intervals. ठीक है, अब ये कैसे हेल्प करता है आपको? पहले 2 पॉइंट क्या कौन से बताया मैंने? कैपिटल फॉर्मेशन और मोबिलाइजेशन और सेविंग। वो तो आपको पता है, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मोबिलाइजेशन और सेविंग क्या होता है कि एक जगह से वो पुल करेंगे आइडल मनी को और दूसरी जगह जिनको नीड है वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिव वे में फंड को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ये 2 पॉइंट्स तो ये थे। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि फाइनेंशियल सेक्टर को हम 3 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एट रीजनल लेवल, एट फर्म स्पेसिफिक लेवल और एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का और जो रीजनल लेवल है वो आपको पता है कि क्या है, कि इसके अंदर क्या है, डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड एंड आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट फॉर अचीविंग सम पर्पस कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का पर्पस क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन करना कंट्री के अंदर। ठीक है, फर्म्स का, कंपनीज का क्या पर्पस होगा कि अपनी जो कंपनी को ग्रो करें हम। ठीक है, मैं अगर मैं मान के चलो कि कहीं से भी फंड रेज कर रहा हूँ, मैं बाहर की, अगर मेरे को डोमेस्टिक मार्केट से फंड नहीं मिल रहा तो इंटरनेशनल मार्केट से भी फंड रेज कर सकता हूँ मैं। द डिफरेंट सोर्सेज, देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आई कैन रेज फंड। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी और कंट्री के अंदर भी अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करूँ, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, तो मैं स्ट्रैटेजिक अलायंस क्रिएट कर सकता हूं, मैं जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, तो देयर डिफरेंट वेज। अगर मैं विद इन कंट्री की बात करता हूं तो विद इन कंट्री में तो आपको पता ही है कि मेरे को एक प्लेस चाहिए, मार्केट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इंटरमीडियरी चाहिए। ठीक है, विदाउट इंटरमीडियरी तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी होगी तब भी कर सकता हूँ। और अगर फर्म स्पेसिफिक लेवल पे देखते हो तो फर्म स्पेसिफिक लेवल में तो एक तरीके से जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा जाता है उसी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि जैसे कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, मुझे 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, ये 30 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो 30 लाख को रेस करने के लिए मैं कौन कौन से सोर्सेज से रेस कर सकता हूँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से रेस कर सकता हूँ, और उस फंड को जो मैंने रेस करा उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है प्रोडक्टिव वे में, तो वो सब मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं पैसा किसी से ले रहा हूँ, कोई मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे फंड दे रहा है आज, तो अगर उसको मैं प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं करूंगा तो कल को कोई मार्केट में मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा। कल को जब भी मुझे फंड की रिक्वायरमेंट होगी मुझे कोई फंड ही नहीं देगा, मैं डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे फंड की भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कैसे फंड लेना है कि ताकि मेरे पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना हो। आज तो मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है बट दैट डजंट मीन कि कल को भी प्रॉफिटेबल रहेगी। तो मुझे सोच समझ के पैसे को लेना पड़ेगा कि मेरे पे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी ना हो, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करता जाऊँ। मैं अगर अपनी ओनरशिप को पूरा डाइल्यूट करता रहूँगा तो एक दिन मेरी कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो ये सारे डिसीजंस मेरे को लेने पड़ेंगे। कितनी मुझे टैक्स सेविंग हो रही है, अगर मैं डेट के थ्रू फंड रेज कर रहा हूँ तो मुझे उसके अंदर कितनी टैक्स सेविंग होगी, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स सेविंग होती है, आपको पता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी टैक्स सेविंग मिलती है मुझे। तो मुझे सारी चीज़ें सोच समझ के चलनी पड़ेगी। तो ये तो फर्म स्पेसिफिक लेवल की बात कर रहे हैं हम। रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल हो गया। कैपिटल फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यू नो कि अगर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग ना हो तो कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि एक जगह से फंड उठाया जहाँ पर सरप्लस है और डेफिसिट जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा आपको क्या बताया मैंने? सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात कर ले या फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर ले तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, आपको सिलेक्शन करने में भी हेल्प करता है प्रोजेक्ट्स की। अगर फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा नहीं होगा ना तो वहाँ पर आपके पास
इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप अवेयर ही नहीं होगे कि मैं अपने एक्स्ट्रा मनी को कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ। अब मान लो कि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर डिफरेंट इंटरमीडियरीज भी होंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे। वहाँ पर मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने गए हो, तो वहाँ पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि सर आपका मेन, आपकी पहले तो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, कम लेना चाहते हो, या बिल्कुल ही रिस्क फ्री हो, आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हो। इन दैट के उसके अकॉर्डिंगली तो मैं आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूँगा, डिफरेंट पोर्टफोलियोज आपको दिखाऊंगा कि आप ये स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो हमारे, इसी से आपके जो आपका आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो और कम रिस्क होगा आपका। अगर फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है तभी तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करेगा। एक तो जिस प्रोजेक्ट के लिए किसी को फंड चाहिए वो भी मिल जाएगा उसको, और आपको भी अच्छा रिटर्न चाहिए, आपको रिस्क वगैरह आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताएंगे, आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताएंगे। तो आपको एक सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, या आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है ऑलरेडी उसके अंदर भी आपको रीअसेसमेंट करने में भी हेल्प करता है कि आपकी जो कल को ये प्रॉफिटेबल रहेगी भी या नहीं रहेगी, तो आपको ये वाला पोर्टफोलियो बेच के दूसरा ले लेना चाहिए। आप आज बैंक में भी जाओ, अब उसको को मेरे पे एक्स्ट्रा मनी है, तो ICICI HDFC बैंक वगैरह में जाओगे ना, नेशनलाइज्ड बैंक की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे आपको कोई जो वहाँ का मैनेजर है वो आपको बिठा देगा और कहेगा कि सर आपकी कितनी इनकम है, क्या इनकम है, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है। मैं देख रहा हूँ आपके कई बार क्या होता है, फ़ोन भी आते हैं, आपको आते होंगे कि बैंक में 10-20 लाख रुपए आपके अगर पड़ा हुआ है तो आपको फ़ोन आने लग जाएगा कि सर आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है और मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से ये पैसा पड़ा हुआ है, आप कहीं पर ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप SIP के अंदर इन्वेस्ट कर लो। तो आपको तो पता ही नहीं SIP, तो आपको बताएगा कि SIP क्या होता है, आप पूछोगे SIP होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं। जिसके 20 लाख रुपए पड़े हो बैंक के अंदर वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसके उसने किसी 20,000 वाला नहीं, 20 लाख, 20 हाँ लाख। 20 लाख ही बोल रहा हूँ सर मैं, 20 हजार वाला तो फिर भी कर लेगा, 20 लाख वाला क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसका बिजनेस चल रहा होगा कुछ। नहीं नहीं, तो उसको भी तो बैंक में इंटरेस्ट 3.5% मिल रहा है, ये तो उसको काफ़ी कम इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वो और जगह कहीं इन्वेस्ट करता है, FD में करता है या फिर SIP वगैरह में करता है, तो उससे उसको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो वही तो मैं डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा एज ए मैनेजर ऑफ द बैंक कि सर SIP में इतने में यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, यहाँ करोगे तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर कोटक में आपका बैंक है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो वहाँ से तो आपको वो बोलेंगे कि आप इतने टर्म के लिए रख लो, इतने टर्म के लिए रख लो। पंजाब एंड सिंध बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में भी अगर आप रखते हो तो वहाँ पर भी उनकी पॉलिसी है, उन्होंने तो प्रॉपर हर एक ब्रांच के अंदर वो लगाया हुआ है, डिजिटल फ्रेम टाइप पे है। तो वहाँ पर अगर इतने टर्म के लिए रखोगे तो इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतने टर्म से इतने पीरियड के लिए रखोगे तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही हर एक बैंक के अंदर डिफरेंट आप देखोगे कि पॉलिसीज़ है, डिफरेंट आपको गाइड करेगी कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, है ना, तो अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं। मार्केट में फंड लाना चाहते हैं जो पड़ा हुआ है रीयूज मार्केट में कभी करा पैसे को। हाँ, इनका ऑब्जेक्टिव दूसरा है, ये भी अर्न करना चाहते हाँ वो तो हैं है, बट इनडायरेक्टली और ये मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि फ्लो आता रहे मार्केट में। फ्लो मार्केट में चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि उन्हें उस फ्लो से उन्हें फायदा हो रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों का पैसा जितना है हमारे थ्रू हाँ, फ्लो करे। अब सोच के देखो, ये इनडायरेक्टली एक तो कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करे, सेकेंडली मार्केट में मनी का फ्लो भी बना रह रहा है। अगर मनी फ्लो ना हो मार्केट के अंदर अच्छा खासा, कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाएगा, आइडल पैसे ही बहुत पड़ा रहेगा। कहीं कहीं जगह कुछ कुछ टेरिटरीज के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो वो पैसा कर सकते हैं खर्च, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन भी होगा कई जगह। तो डिफरेंट उसके इफेक्ट्स हो गए इकोनॉमी के अंदर, कुछ जगह पे क्या होगा, कुछ जगह पे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पेमेंट मैकेनिज्म। पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म लिखो। फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ए कंट्री ऑल्सो एक्ट एज ए पेमेंट मैकेनिज्म। अच्छा ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, रोल खत्म हो गया ना, नहीं नहीं, उसी के नेक्स्ट पॉइंट है, 5 मिनट। मतलब रोल का ही नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी हाँ जी, चौथा पॉइंट है।
वो एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी वाइंड अप करने के लिए कह रहे हैं। मैं खत्म करो अगले बाद लिख पाऊंगा। ये एक दो पॉइंट्स लिख लो, पेमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट मैकेनिज्म, फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ ए कंट्री also act as a payment mechanism, also act as a payment mechanism for the sale purchase of goods and services. इसमें आप और भी कुछ ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, financial sector plays a significant role in transferring the resources, plays a significant role या important role भी लिख सकते हो, in transferring the resources from one place to another, from one place to another. It offers an effective mechanism, it offers an effective mechanism to transfer the resources across geographic boundaries. Mechanism to transfer the resources across geographic boundaries. To transfer the resources across geographic boundaries. ठीक है, और भी इसके दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बेसिक के एक दो पॉइंट बीच में मैंने ऐड करवाया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हुए करेंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो अभी इधर ही वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कुछ चीज़ें हमने बेसिक भी डिस्कस करी है, समझ में आई है आपको? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू। लिखा आपने?